ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं नए टेस्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय हम रेलवे शिक्षक भर्ती 2025 में टीजीटी पीजीटी के प्रोफेशनल एबिलिटी वाले पोर्शन को कवर कर रहे हैं, जिसमें ये फ्री प्रैक्टिस सेट होगा और ये 50 नंबर वाली क्लास के नाम से ही हम जानेंगे, क्योंकि 50 नंबर ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने इनको अच्छे से कवर कर लिया तो ये मान के चलिए कि आप अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छी तरीके से क्वालिफाई कर जाएंगे 50 नंबर को, अगर आपने उसको अच्छे से कवर कर लिया। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बाधा के। बोलिए जय श्री राम। पहला क्वेश्चन है आज के इस टेस्ट का, शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपके पास साक्षात्कार, विवेदात्मक, गाथा वर्णन या मनोभौतिकी। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, आपको बताना कि वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गाथा वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तथ्यात्मक सूचना प्राप्ति हेतु, तथ्यात्मक सूचना प्राप्ति हेतु प्रयुक्त उपकरण कहलाता है। तथ्यात्मक सूचना मतलब फैक्चुअल चीज़ें अगर हमें प्राप्त करनी है किसी पर्सन से, तो हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, किस टूल का प्रयोग करेंगे। मतावली, रेटिंग स्केल, अभिवृत्ति मापनी या प्रश्नावली। तथ्यात्मक सूचना प्राप्त करने के लिए हम जो है किस का प्रयोग करेंगे, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पर। जब हमें अच्छे से पता है कि हम तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं, मतलब फैक्चुअल चीज़ें हैं जिनमें किसी भी यस और नो में ही हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, तो हमें उसके बहुत सारे मतों की आवश्यकता नहीं है, हमें उसके रेटिंग स्किल का पता करना नहीं है, हमें उसके अभिवृत्ति का मापन नहीं करना, हमें करना है उसके सिर्फ फैक्चुअल चीज़ें प्राप्त करनी है। हम प्रश्नावली भरवा लेंगे उससे और क्वेश्चनर उससे भरवा लेंगे और हमें फैक्चुअल चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम किसकी सहायता से ने जो है सहायता अनुदान प्रणाली का सुझाव दिया था। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चार्टर एक्ट 1813 में, वुड की घोषणा पत्र 1854 में, हंटर कमीशन 1882 में या सार्जेंट समिति कमेटी जो आई थी 1944 में। अब ये जो है आपके पास ऑप्शन, जब आपने इन चारों चीज़ों को पढ़ा होगा तो निश्चित तौर पे आप इसको कवर कर पाएंगे। अगर आपने इन चीज़ों को नहीं पढ़ा है अभी तक, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। प्लेलिस्ट में यूजीसी नेट एजुकेशन के नाम से पोर्शन होगा, उसमें जाके आप इनको देख लेंगे, आपको ये चीज़ें सारी कवर हो जाएंगी। अगर आपको इन चीज़ों को और डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस के नाम से गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, वहाँ से आप जो है देख सकते हैं इसको। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका वुड का घोषणा पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व भारती की स्थापना किसने की थी। विश्व भारती की स्थापना किसने की थी। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अरविंदो, टैगोर, मालवीय और गांधी जी। आपको ये पता होगा कि विश्व भारती जो है कलकत्ता में स्थापित है और इसके जो संस्थापक महोदय हैं वे हैं टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। इनको RNT के नाम से भी हम जो है शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं। खुला विश्वविद्यालय संबंधित होता है। खुला विश्वविद्यालय का मतलब ओपन स्कूल्स की बात यहाँ पर हो रही है, ओपन स्कूल की यहाँ पर बात हो रही है, ओपन यूनिवर्सिटीज़ की यहाँ पर बात हो रही है। ये है जो शिक्षा की किस शिक्षा से संबंधित होता है। औपचारिक साधन, अनौपचारिक, निरौपचारिक या इनमें से कोई नहीं। औपचारिक का मतलब हो जाता है आपका फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन। ये हो जाता है इनफॉर्मल एजुकेशन और ये हो जाता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें से जो है कौन सा ऑप्शन ओपन स्कूल के अंतर्गत आ जाता है। ओपन स्कूल में आपका ये माध्यम होगा, ओपन स्कूल का ये जो माध्यम होगा वो होगा निरौपचारिक साधन, क्योंकि निरौपचारिक साधन जो है हमें सबसे अंत में आए और इनका माध्यम होता है कि जो बच्चे नहीं पढ़ पाए 4 दीवारी के अंदर, वो अपनी शिक्षा को आगे पढ़ सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। हाँ, फॉर्मल में क्या आएगा, फॉर्मल में हम जो एक 4 दीवारी के अंदर रहकर पढ़ते हैं। अनौपचारिक शिक्षा हर किसी को उपलब्ध होती है। अनौपचारिक शिक्षा से मतलब हो जाएगा मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, राज्य हो गया, खुले में हम जो कुछ सीख रहे होते हैं वो सब कुछ जो है आपका अनौपचारिक साधन में आ जाता है। इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है, ये जो है बाउंड्री लेस एजुकेशन होती है इस तरीके से, मान के चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम किस आयु वर्ग के लिए है। ये आपसे पूछा गया है। 16 से 25 वर्ष, 17 से 35 वर्ष, 15 से 35 वर्ष या 30 से 35 वर्ष।
आपका इसका जो राइट आंसर होगा वो 15 से 35 वर्ष के लिए प्रौढ़ शिक्षा, एडल्ट जो एजुकेशन का जो कंसेप्ट लाया गया था वो जो है लाया गया था कि 15 से 35 वर्ष जिनकी शिक्षा छूट गई है उनको शिक्षा देना है, तो हम जो है प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत उनको शिक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता के विकास में कौन बाधक तत्व नहीं है? राष्ट्रीय एकता के विकास में कौन बाधक तत्व नहीं है? जातिवाद, सांप्रदायिकता, भाषावाद या चरित्र का निर्माण? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ के आप आंसर देंगे। तो राष्ट्रीय एकता के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए, तब जब आपको पता होगा तब आप इसको कवर कर सकेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चरित्र का निर्माण राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैदानिक परीक्षण के द्वारा ज्ञात की जाती है छात्रों की योग्यताएं, क्षमताएं, कठिनाइयां और कमजोरियां या उनकी रुचियां। इसका जो राइट आंसर होगा, अगर हमें नैदानिक परीक्षण जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, नैदानिक परीक्षणों में हम जो है बच्चों की समस्याओं को समझते हैं, उनकी कमजोरियों को पहचान करते हैं, फिर रेमेडियल टेस्ट के माध्यम से हम उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित किया गया, किसके द्वारा स्थापित किया गया ये आपको बताना है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला अल्पोर्ट के द्वारा, कैटल के द्वारा, एटकिंसन के द्वारा या बुंट के द्वारा? इसका जो राइट आंसर है वो है बुंट। बुंट ने प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, यहाँ पर मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला थी वो बुंट के द्वारा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, कौन नवाचार का संप्रेषण नहीं करता? कौन नवाचार का जो इनोवेटिव तकनीक है वो कौन इसके अंतर्गत नहीं आता? आकाशवाणी, दूरदर्शन, रेडियो टेप रिकॉर्डर या चित्र? इसका जो राइट आंसर होगा वो चित्र ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कारण छात्र असंतोष का नहीं है? शिक्षकों की अक्षमता, शिक्षकों का राजनीति में जाना, रोजगार या पेशेवर छात्र नेताओं की उत्पत्ति? छात्र असंतोष का क्या कारण नहीं है? छात्र असंतोष का जो कारण नहीं है वो है रोजगार, क्योंकि रोजगार की वजह से बच्चे अशांत नहीं होते। कई कारण हो जाते हैं, जैसे कि शिक्षक जो पढ़ा रहा है चार दीवारी के अंदर किसी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में, वो क्षमतावान नहीं है। छात्रों का जो कि शिक्षकों के साथ राजनीतिकरण अपने आप में फंसे हुए हैं, या पेशेवर छात्र नेताओं की उत्पत्ति भी ये जो है कारण बन जाता है। विश्वविद्यालय स्तर पर आपने इन चीज़ों को देखा होगा। नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा कारण छात्र असंतोष का नहीं है? शिक्षकों की अक्षमता, शिक्षकों की राजनीति, रोजगार या पेशेवर छात्र नेताओं की उत्पत्ति? मुझे लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोबारा से। चलिए कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपलब्धि परीक्षण में आवश्यक नहीं है, एक उपलब्धि परीक्षण में आवश्यक होता है। ये उपलब्धि परीक्षण का इंग्लिश हो जाता है अचीवमेंट टेस्ट की बात यहाँ पर हो रही है। प्रश्न प्रकार, विशिष्टता तालिका, प्रयोग हेतु निर्देश और उपयुक्त सभी। उपलब्धि परीक्षण में क्या आवश्यक नहीं है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। क्या क्या आवश्यक है ये पूछा जा रहा है। उपलब्धि परीक्षण जब भी बनाया जाएगा तो प्रश्न भी रखे जाएंगे, एक तालिका भी दी जाएगी, प्रयोग हेतु निर्देश भी दिए जाएंगे। इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका जो राइट आंसर होगा। निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण NRT में एक विद्यार्थी की किसी समूह में सापेक्ष स्थिति का पता किया जाता है, या पूर्व निर्धारित मानदंड के अनुसार सफलता या असफलता के बारे में बताया जाता है, किसी आदर्श की समग्र स्थिति को बताता है, या किसी मानक के संदर्भ में सापेक्ष स्थिति को बताता है। ये आपको बताना है। निष्कर्ष संदर्भित जो मापन होते हैं वो जो है पहले से
निर्धारित मानदंड के अनुसार सफलता या असफलता के बारे में हमें अवगत कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकों को हटा देना मूर्खता से किसी प्रकार कम नहीं है। यह कथन किससे संबंधित है? आदर्शवाद से, प्रकृतिवाद से, यथार्थवाद से, प्रयोगवाद से। ये आपको बताना है कि पाठ्य पुस्तकों को हटा देना किसी मूर्खता से कम नहीं है, किससे संबंधित है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रयोगवाद, जिसे प्रयोजनवाद कहते हैं। प्रयोजनवादी जो है पाठ्य पुस्तकों को भी महत्व देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षण यदि वही मापन करता है जिसका मापन उसे करना चाहिए, तो वह एक विश्वसनीय परीक्षण कहलाएगा, निबंधात्मक परीक्षण कहलाएगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहलाएगा, या वह जो है वैध परीक्षण कहलाएगा। ये अगर आपको तभी समझ में आएगा जब आपको ये पता हो कि विश्वसनीयता क्या होती है, वैधता क्या होती है, वस्तुनिष्ठता क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि विश्वसनीय जो परीक्षण होता है, किसी परीक्षण को अगर अप्लाई किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति जिसको हम बार बार अप्लाई करें रिजल्ट वही है, तो वो परीक्षण विश्वसनीय कहलाएगा। निबंधात्मक परीक्षण जिसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होता है वो निबंधात्मक परीक्षण होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण जिसमें मूल्यांकन की दृष्टि से किसी भी प्रकार का वाइसनेस ना आ पाए, जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है, वहाँ पर अगर किसी प्रश्न का उत्तर ए है तो ए ही रहेगा, बी नहीं हो सकेगा। जिसने ए लगाया होगा उसका आंसर राइट हो जाएगा, और जिसने बी सी डी लगाए होंगे उनके आंसर गलत हो जाएंगे। वैध परीक्षण क्या कहता है कि वैध परीक्षण वह परीक्षण होगा जिसका मापन करने के लिए उसे बनाया गया वही मापेगा वो। अगर बुद्धि का मापन करने के लिए कोई परीक्षण बनाया गया और बुद्धि का परीक्षण नहीं कर रहा है तो वो परीक्षण वैध नहीं होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है वैध परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अनौपचारिक शिक्षा की प्रमुख विशेषता क्या है? अनौपचारिक शिक्षा, वही इनफॉर्मल की बात यहाँ पर हो रही है, इनफॉर्मल एजुकेशन, जिसके पहले हम इस क्वेश्चन की डिस्कशन कर चुके हैं। सबके लिए सुलभ है, विशेष वर्ग की शिक्षा होती है, केवल प्राणों के लिए उपलब्ध है, केवल स्कूल के बाहर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है। ये आपको इसका राइट आंसर देना है, जल्दी से बताइए। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो अनौपचारिक शिक्षा है, जो इनफॉर्मल एजुकेशन है, वो सबके लिए है, कोई भी इसको प्राप्त कर सकता है, कोई भी इसको जो है कहने का तात्पर्य है कोई भी इसको जो है प्राप्त कर सकता है, सबके लिए सुलभ है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है? निम्नांकित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है? अनुदेशन विधियाँ, शैक्षिक उद्देश्य, शैक्षिक मापन, व्यक्तिगत भिन्नताएं। आपको पता होना चाहिए कि अनुदेशनात्मक जो विधियां हैं, इंस्ट्रक्शनल जो मेथड्स आ जाते हैं, वो आपके शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। शैक्षिक मापन जिसे एजुकेशनल मेजरमेंट कहते हैं, वो भी आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी हम जो है मापन जो है या उनका चर्चा एजुकेशनल साइकोलॉजी में ही करते हैं, लेकिन शैक्षिक जो उद्देश्य हैं वो आपके एजुकेशनल फिलॉसफी में आते हैं। फिलॉसफी का काम होता है शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करना, और शिक्षा मनोविज्ञान का काम होता है शिक्षण विधियों की व्यवस्था करना, का निर्माण करना। जितनी भी शिक्षण विधियां आई हैं वो मनोविज्ञान पर आधारित ही हैं कि किस आयु वर्ग के लिए किस शिक्षण विधि का हमें प्रयोग करना चाहिए। वो जो शैक्षिक उद्देश्य हैं वो फिलॉसफी का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिसिवरा एक पहनावा था, किसका था ये पूछा गया। तिसिवरा जो है वैदिक शिक्षा प्रणाली में प्रयोग किया गया, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में, या मिशनरियों के द्वारा। आपको बता दें कि तिसिवरा जो है एक तरीके का वस्त्र है। तिसिवरा एक तरीके का वस्त्र है जो पहना जाता था बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा। जो बच्चे बौद्ध धर्म में सम्मिलित होते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे, एक प्रकार का वस्त्र आपने लोगों ने देखा होगा, जो बौद्ध भिक्षु बच्चे होते हैं उनको एक तरीके का वस्त्र पहनाया जाता है, सिंदूरी कलर का, आपने देखा होगा उसे, ऑरेंज कलर का जो रहता है, वो जो है एक उस वस्त्र को हम तिसिवरा कहते हैं। ठीक है, आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज़ का। अगर आपको अच्छा लग रही है, आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही है, तो आप जो है निश्चित तौर पे मुझे कमेंट करके बताइए कि इसको कंटिन्यू करें
या इसको हम यहीं रोक दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्त्री शिक्षा की आवश्यकता है जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए, राजनीति में भाग लेने के लिए, सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, या जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए स्त्री शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, ये हमसे पूछा गया है। जीवन स्तर को हम बढ़ाना है तो हमें स्त्री शिक्षा देना आवश्यक है, क्योंकि जब एक स्त्री शिक्षित होती है तो एक परिवार को ऊंचा स्तर देने में उसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अच्छा बुरा समझने लगती है, तो परिवार भी आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जिसमें मैंने शामिल किया। अगर आपकी इस वीडियो से रिलेटेड या आपकी कोई टीजीटी पीजीटी रेलवे से रिलेटेड या यूपी पीजीटी से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं दिए गए इस नंबर पर। आप हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑनलाइन विद्याधन ऐप को डाउनलोड अवश्य कर लें, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपके लिए आज का एक क्वेश्चन है, राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जिसका आंसर मैं जो है अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। आशा है कि ये वीडियो आपके लिए आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए कि जो भी नोटिफिकेशन आपको मिले समय से मिलती रहे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन प्रक्षेपीय तकनीक नहीं है? प्रक्षेपीय तकनीक मीन्स होता है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो होती हैं वो क्या है, ये आपसे पूछा गया है, कौन सी नहीं है। आपको मैं बता दूं, हमारे पास बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे, सर इंग्लिश में नहीं दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं, हिंदी हो या इंग्लिश आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर हिंदी मीडियम में ही पढ़ाने के लिए बात कही गई है, तो आपको हिंदी भी आनी चाहिए। यहाँ पर इंग्लिश में जो वर्ड्स थोड़ा सा टफ लगता है, मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की यहाँ बात हो रही है, कौन सी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स नहीं है? सहचर तकनीक नहीं है, प्रश्नावली तकनीक नहीं है, रोशा तकनीक नहीं है, या पसंद क्रम तकनीक नहीं है। इसमें आपको आंसर देना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है, ये प्रश्नावली तकनीक नहीं होती। ये क्वेश्चनर जो मेथड होता है वो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में नहीं आता। एसोसिएशन आता है और इंक्लॉड रोशा टेस्ट आता है, चॉइस फिलिंग जो करते हैं हम, वो भी आपका प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी आश्रम का संबंध किससे है? पांडिचेरी आश्रम की स्थापना किसने की थी, आपसे पूछा गया। स्वामी विवेकानंद ने, श्री अरविंदो ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, या दयानंद सरस्वती ने? इसका जो राइट आंसर है वो है अरविंदो। अरविंदो ने जो है पांडिचेरी आश्रम की जो है स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना की थी। जो बेलूर मठ है उसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। और रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध है विश्व भारती, जो कि पहले जो है अन्य इसके कई नाम रहे हैं, शांति निकेतन भी इसका नाम था, और अब ये जो है विश्व भारती के नाम से जाना जाता है, जो कि विश्वविख्यात एक तरीके से विश्वविद्यालय है। और दयानंद सरस्वती ने जो स्थापना की थी वो थी आर्य समाज का संबंध दयानंद सरस्वती से। ये भी ध्यान देना कि हर एक क्वेश्चन का हम जो है ऑप्शन का यहाँ पे क्वेश्चन निकालें, तो एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा को भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जब 1979 में जनता दल की सरकार आई तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, प्राइमरी एजुकेशन के साथ साथ प्रौढ़ शिक्षा पर सबसे ज़्यादा महत्व देना यहाँ पर शुरू कर दिया। पहले नंबर पे उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा रख दिया, जिसे हम एडल्ट एजुकेशन कहते हैं। इसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन की बात करी तो, लेकिन इसके बाद 1 साल बाद उनकी सरकार गिर गई और वो जो है नहीं हो पाया। तो आगे चल के 1986 में जो नई शिक्षा नीति आई तो वहाँ पर जो है इस प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया, जो कि 15 से 35 वर्ष तक के लिए ये होता है। प्रौढ़ शिक्षा 15 से 35 वर्ष के लिए होती है, जो विद्यालय छोड़ चुके होते हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर हमें करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैटल द्वारा बनाए गए प्रश्नावली का जो है नाम क्या था? प्रश्नावली कह सकते हैं, उसका जो टूल उन्होंने जो बनाया था उस टूल का नाम क्या था? 16 PF क्वेश्चन है, 20 PF क्वेश्चन है, पर्सनैलिटी शेड्यूल, या इंटरव्यू क्वेश्चन है?
सॉरी पर्सनैलिटी क्वेश्चनायर। ये जो है यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 16 PF प्रश्नावली, 20 PF प्रश्नावली, व्यक्तित्व अनुसूची, व्यक्तित्व प्रश्नावली। इसका जो राइट आंसर है वो है 16 PF, 16 पोलर फैक्टर क्वेश्चनायर, इनका जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, धर्म और शिक्षा के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म और शिक्षा के संबंध में है। क्या बात कही गई है? केवल बच्चों को पढ़ाने के लिए, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए, अनुशासन को बनाए रखने के लिए, या धार्मिक शिक्षा देने के लिए। यहाँ पर ये बात आपसे कही गई है कि धर्म और शिक्षा का क्या संबंध है। धर्म और शिक्षा का जो संबंध है वो नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए यहाँ पर इसका एक कोरिलेशन होता है, क्योंकि धर्म और शिक्षा व्यक्ति के नैतिक और सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करती है और साथ ही साथ इसमें व्यक्ति के जो है नैतिक और आध्यात्मिक विकास का निर्धारण भी करती है कि हमें जो है हमारे लिए, क्योंकि शिक्षा समाज, जो विद्यालय होता है समाज का लघु रूप होता है। समाज जैसा चाहता है वैसे ही विद्यालय को अपने अंदर मॉडिफिकेशन करना होता है। जैसे कि आपने देखा कोविड में जो है बहुत सारी तकनीकों में परिवर्तन आया था, तो तकनीक के परिवर्तन के साथ ही हमने भी ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस ऐप को बनवा लिया है। काफ़ी समय हो गया है। इस एप्लीकेशन में आपको रेलवे TGT PGT और PRT का जो प्रोफेशनल वाला कोर्स है, स्पेशली TGT PGT के लिए, इसमें हम आपको 50 नंबर की तैयारी पूरी करवा रहे हैं। सारे कोर्सेज जो है रिकॉर्डेड मोड में अवेलेबल हैं, पूरा कंटेंट इस पर अपलोड कर दिया गया है। और अगर इसमें हम बात करते हैं कंटेंट कितना होगा, तो कंटेंट होगा 73 वीडियोज़ होंगे, 87 PDFs होंगी और 23 आपके टेस्ट होंगे। ये जो टेस्ट होंगे वो CBT मोड में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देते हैं वैसे ही रहने वाले हैं। और साथ ही साथ इस कोर्स की जो वैलिडिटी है, वो आपकी 1 ईयर रहने वाली है। 1 साल की वैलिडिटी रहेगी इस कोर्स की, और जब चाहे जितने बार चाहें आप उस कोर्स को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और वीडियोज़ को आप उनको समझ सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी रहेगी, तो लास्ट में नीचे की तरफ एक सेक्शन रहता है चैट सेक्शन, उस चैट सेक्शन में आप जाके क्वेश्चन को लिख दीजिए, अपनी क्वेरी लिख दीजिए, उसका मैं आपको आंसर अवश्य देता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इससे कोर्स से रिलेटेड या एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विचार की प्रत्येक वस्तु अस्थायी है, कोई भी अंतिम या चरम नहीं है, किस दर्शन को सर्वोत्तम प्रकार से व्यक्त करता है? आदर्शवादी विचारधारा या आदर्शवादी दर्शन, प्रयोजनवादी दर्शन, यथार्थवादी दर्शन या प्रकृतिवादी दर्शन? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आदर्शवादी दर्शन, क्योंकि आदर्शवादी दर्शन में विचार सत्य होते हैं। उनका कथन है कि सबसे पहले विचार आया, बाद में भौतिक जगत आता है, बाद में पहले आता है विचार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्तित्व को मनोशारीरिक गुणों का आंतरिक संगठन मानता है? आंतरिक संगठन किसने माना मनोशारीरिक गुणों को? ये आपसे पूछा गया, वुडवर्थ ने, स्किनर ने, अल्पोर्ट ने या एडलर ने? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका, हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो अल्पोर्ट होगा। रीज़न है कि अल्पोर्ट ने कहा था मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। इनकी प्रसिद्ध डेफिनेशन है कि जो व्यक्तित्व है वो मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा था? बटलर ने, वॉशिंग ने, एडम्स ने या सुकरात ने? इसका जो राइट आंसर है वो एडम्स ने कहा था शिक्षा जो है द्विमुखी प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान में प्रयुक्त होता है तार्किक चिंतन, स्थूल चिंतन, सृजनात्मक चिंतन या प्रत्यक्षात्मक चिंतन? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से समझ के आपको बताना है कि समस्या समाधान का संबंध किससे है। इसका जो संबंध है वो है तार्किक चिंतन से। जब आप जो है रीजनिंग लेवल की थिंकिंग करने लग जाते हैं तो समस्या समाधान करने की क्षमता, जो कि उच्चतम स्तर होता है गेने के अकॉर्डिंग, वो जो है व्यक्ति के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन नंबर 10। प्रकृतिवाद विश्वास करता है प्रभावात्मक अनुशासन पर, मुक्त्यात्मक अनुशासन पर, दमनात्मक अनुशासन पर या इनमें से कोई नहीं? जो प्रकृतिवादी हैं वो मुख्य तौर पे प्रभावात्मक, एक तरीके से वो चाहते हैं कि उसको छोड़ दो, मुक्त छोड़ दो, क्योंकि मुक्त छोड़ने का मतलब है कि बच्चे को
खुद करके सीखने दो, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय सीइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। इसीलिए यहाँ पर मुक्त्यात्मक अनुशासन इसका राइट आंसर हो गया। प्रकृति ने कहा था, प्रकृतिवादी कहते हैं कि बच्चे को मोमबत्ती के पास जाने दो, वो एक बार अगर जैसे टच हो जाएगा, सीख जाएगा, तो अगली बार वो जो है वो ये काम नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण होता है जबकि दो परिस्थितियों में असमान तत्व हो, जब दो परिस्थितियों में समान तत्व हो, या दोनों परिस्थितियों में प्रेरक तत्व हो, या दो परिस्थितियों में समान शिक्षण विधियां हों। धनात्मक स्थानांतरण तब होता है, पॉजिटिव ट्रांसफर तब, लर्निंग ट्रांसफर तभी पॉजिटिव होती है जब दो परिस्थितियां समान हों। दो परिस्थितियां कब समान होंगी? जब हमारे पास कंडीशन हो कि दोनों परिस्थितियों में समान तत्व हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विस्मरण एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है, इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? विस्मरण मतलब फॉरगेटिंग। यहाँ पर फॉरगेटिंग से संबंधित एक डेफिनेशन दी गई है, इसका संबंध पूछा गया, किससे है ये आपसे पूछा गया है। आपके पास ऑप्शन है मूलर, फ्रायड, एबिंगहॉस, इनका जो नाम है एबिंगहॉस है, और ये चौथा है वॉटसन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एबिंगहॉस। एबिंगहॉस ने कहा था कि विस्मरण एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13, शैक्षिक समाजशास्त्र का अध्ययन है समाज में मानव आवश्यकताओं का, या शिक्षा व समाज के संबंध का, मानव समाज के प्रकारों का, या समाज में परंपरागत शिक्षा का। इसका जो राइट आंसर होगा वो शिक्षा और समाज का संबंध जो है शैक्षिक समाजशास्त्र बताता है। विश्वविद्यालय आयोग जिसे 1948-49 के अध्यक्ष कौन थे ये आपसे पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राधा कृष्णन आयोग, क्योंकि जाकिर हुसैन जो थे वो 1937 में एक शिक्षा समिति गठित की गई थी जिसका नाम था बेसिक शिक्षा योजना। वो उसके ये जो है एक तरीके से अध्यक्ष बनाए गए थे। कोठारी कमीशन 1964 में आया था और मोतालियर कमीशन 1952 में आया था। इसके बाद हम बात करते हैं राज्य शिक्षा का साधन है। कैसा साधन है? औपचारिक, अनौपचारिक या निरौपचारिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल, या इनमें से कोई नहीं, ये आपसे पूछा गया। राज्य जो होगा वो है शिक्षा का अनौपचारिक साधन, अनौपचारिक जिसे हम इनफॉर्मल कहते हैं, इनफॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य परिलक्षित होता है। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य परिलक्षित होता है, किससे परिलक्षित होता है ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन है 4, संपूर्ण व्यक्तित्व की समन्वित क्रियाशीलता में, मस्तिष्क की क्रियाविधि की क्रियाशीलता में, शरीर की उपयुक्त क्रियाशीलता में, या शरीर के सामान्य आभास में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, संपूर्ण व्यक्तित्व की समन्वित क्रियाशीलता में अच्छा मानसिक स्वास्थ्य परिलक्षित होता है। जो भी वो कार्य करे अच्छी तरीके से कर रहा हो, समन्वित तरीके से कर रहा हो, तभी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य उत्तम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक समाजशास्त्र का प्रवर्तक है? शैक्षिक समाजशास्त्र का प्रवर्तक माना गया, पूछा गया है, याद रखिएगा। शैक्षिक समाजशास्त्र मतलब एजुकेशनल सोशियोलॉजी। जॉन डीवी होंगे, रूसो होंगे, डंकन होंगे, या जॉर्ज पेन लिखा है, ये पायन है, जॉर्ज पायन। इसका जो राइट आंसर है वो जॉर्ज पायन ही है, क्योंकि शैक्षिक समाजशास्त्र का जो प्रवर्तक हैं वो जॉर्ज पायन को माना जाता है। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैदानिक परीक्षण के द्वारा ज्ञात की जाती है। नैदानिक परीक्षण के द्वारा ज्ञात की जाती है छात्रों की योग्यताएं, क्षमताएं, कठिनाइयां या कमजोरियां या रुचियां। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहाँ पर कठिनाइयों और कमजोरियों को हम पहले पता करते हैं, फिर उनको हम क्या करते हैं, बाद में रेमेडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई थी किसके द्वारा? आल्पोर्ट ने, कैटल ने, एटकिंसन ने, या बुंट ने? इसकी जो प्रथम प्रयोगशाला जो स्थापित की गई थी वो बुंट के द्वारा स्थापित की गई थी। याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इनको अच्छे से कवर करिएगा, नोट कर लीजिएगा। कोई क्वेरी आपकी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आज का सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम जो है आपका प्रीवियस नॉलेज टेस्ट लेंगे 2 क्वेश्चन में। कौन नवाचार का संप्रेषण नहीं करता? कौन नवाचार का संप्रेषण नहीं करता? नवाचार मतलब इनोवेटिव जो आइडियाज़ हैं उनका कम्युनिकेट नहीं करता।
आकाशवाणी, दूरदर्शन, चित्र या रेडियो टेप रिकॉर्डर। इसका जो राइट आंसर होगा जो वो चित्र होगा, क्योंकि जो चित्र होते हैं वो नवाचार का संप्रेषण नहीं कर पाते हैं, और आकाशवाणी, दूरदर्शन, रेडियो टेप रिकॉर्डर जो होते हैं ये जो है नवाचार का एक तरीके से प्रदर्शित कर पाते हैं। आज हम आपका टेस्ट ले रहे हैं, 2 क्वेश्चन हैं, इन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है, डिटेल में लिखना है जितना आप कर सकें, और कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं वो भी डिटेल आप उसमें ज़रूर लिखिए। जितना आप डिटेल में लिखते हैं उतना ही ज़्यादा आप अच्छे से कर पाते हैं, याद रख पाते हैं। पहला टेस्ट का क्वेश्चन है आज का, कौन सा कारण छात्र असंतोष का नहीं है? शिक्षकों की अक्षमता, शिक्षकों की राजनीति, रोजगार, पेशेवर छात्र नेताओं की उत्पत्ति। ये सारी क्वेश्चन हम पहले आपको लगवा चुके हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरसा केंद्र है प्राथमिक शिक्षा का, माध्यमिक शिक्षा का, उच्च शिक्षा का, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का। आपके पास 2 क्वेश्चन थे आज के, इन दोनों क्वेश्चन को आपको कमेंट में जाके कमेंट करिए। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं इसका आप जो है आप कमेंट में अवश्य लिखिए। आशा है कि ये जो वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। है आज का, परिणामवाद की वजह से शिक्षा प्रदान करने की पद्धति में आरंभ में की एक योजना जो नवीन चीज़ का उल्लेख करती है वो क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन है, डाल्टन योजना, परियोजना पद्धति, कार्यक्रम पद्धति और या किंडरगार्टन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका परियोजना पद्धति, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड ही हम इसको कहते हैं, प्रोजेक्ट मेथड को ही परियोजना पद्धति कहते हैं। और ये जो परिणामवाद यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया था, परिणामवाद का मतलब होता है आपका प्रयोजनवाद, और प्रयोजनवाद को इंग्लिश में कहते हैं प्रैग्मेटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा का संबंध समाज विज्ञान से है क्योंकि शिक्षा की व्यवस्था समाज ही करता है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का परिणाम और साधन दोनों ही है। शिक्षक को सारी चीज़ों का अध्ययन करना पड़ता है और या इनमें से कोई नहीं। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 4, और क्वेश्चन है कि शिक्षा का संबंध समाज विज्ञान से क्यों है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का परिणाम और साधन दोनों ही होती है, इसीलिए शिक्षा का समाज विज्ञान से संबंध है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस समय जो सीरीज़ हम चला रहे हैं प्रोफेशनल एबिलिटी के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है ये, और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस टेस्ट सीरीज़ को सही तरीके से लगाते हैं, प्रतिदिन जो मैं सुबह आपको 10:30 बजे वीडियो उपलब्ध करा रहा हूँ उनको अच्छे से देखते हैं, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो 50 नंबर की सीरीज़ है उसमें से 45 प्लस आप इसमें से गेन कर सकते हैं। और साथ ही साथ सिस्टमैटिक वीडियो चाहिए है तो आप हमारे एप्लीकेशन ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसमें आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा 50 नंबर की जो तैयारी है, व्यावसायिक दक्षता प्रोफेशनल एबिलिटी का जो कोर्स होगा, पूरा सिलेबस उसमें कवर किया गया है। हम इसमें पहले ही प्री रिकॉर्डेड मोड में ये आपका कोर्स है, इसमें आपको वीडियोस मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और पीडीएफ्स मिलेंगे। इन सभी को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप 45 प्लस आराम से गेन कर सकते हैं। और सिर्फ आपको अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ही लगानी है तो टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, उसके लिए भी एक अलग से कोर्स मैंने अपने ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस ऐप पर अपलोड कर दिया है। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के लेखक कौन है? जॉन डेवी, महात्मा गांधी, आचार्य रजनीश या जवाहरलाल नेहरू? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जॉन डेवी, क्योंकि जॉन डेवी ने जो है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक की रचना की थी, और शिक्षा जगत में जॉन डेवी प्रयोजनवादी दार्शनिक रहे हैं और इन्होंने जो है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन की रचना की थी। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के बीच प्राप्त व्यक्तिगत विभेद को जानना एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? समझ रहे हैं ना, यहाँ पे क्या पूछा गया है? व्यक्तिगत विभेद, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की गई है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की यहाँ पर बात की गई है कि क्योंकि ये क्यों आवश्यक है। ऑप्शन नंबर आपके पास है पहला,
शिक्षक विद्यार्थी को उसके स्वास्थ्य के अनुसार दंड दे सकता है, या शिक्षक अलग अलग विद्यार्थियों को उसकी क्षमता के अनुसार सहायता प्रदान करने का मार्ग तलाश सकता है, या स्वच्छंदता के निर्माण में सहयोग करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि उनकी अलग अलग योग्यताओं के आधार पर उनकी समस्याओं का समाधान भी अलग अलग तरीके से कर सकता है। इसीलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है एक शिक्षक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुबंधित प्रतिवर्त के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने के सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया था? इसका जो आपके पास ऑप्शन है, थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलोव, या इनमें से कोई नहीं। थॉर्नडाइक ने जो दिया था सिद्धांत, और वो एसआर बॉन्ड थ्योरी थी जिसे हम ट्रायल एंड एरर के नाम से जानते हैं। कोहलर ने जो दिया था वो था आपका इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, गेस्टाल्ट से रिलेटेड थे ये। और इसके बाद अगर पावलोव की बात करते हैं तो ये जो है किसकी बात करते हैं, ये अनुबंधित प्रतिवर्त की बात करते हैं, अनुबंधित अनुक्रिया की बात करते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करते हैं। पावलोव की ये अनुबंधित अनुवर्त क्रिया या हो अनुबंधित प्रतिवर्त, इसका जो संबंध होगा वो होगा पावलोव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मन स्वास्थ्य क्या है? मन स्वास्थ्य क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। मैं आपको बता दूं ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिए, पढ़िए, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो जहाँ भी कोई समस्या आती है मैं उसका समाधान करने के लिए बैठा रहता हूँ। आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और नोट करते जाइए। किसी के साथ झगड़ा ना करना, सुव्यवस्थित और प्रभावशाली जीवन यापन की दिशा में प्रेरक होने की दशा, या विद्यार्थियों को अच्छी तरह पढ़ाना, दूसरों की बात समुचित ढंग से सुनना। मन स्वास्थ्य क्या है ये आपसे पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा सुव्यवस्थित और प्रभावशाली जीवन यापन की दिशा में प्रेरक होने की दशा को हम मन स्वास्थ्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा की जरूरत क्यों है? एग्ज़ाम हम क्यों करवाते हैं ये पूछा गया है। एग्ज़ाम हम क्यों करवाते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है? यह सर्व संबंधित को एक पुनर्निवेशन प्रदान करता है, कमजोर विद्यार्थियों को शिक्षकों से ट्यूशन के लिए सिफारिश करता है, या विद्यार्थी हमेशा सजग रहें इसके लिए, या अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, पुनर्निवेशन के लिए। मीन्स अगर परीक्षा हम करते हैं, किसी की कोई कमी है तो उसको हम जो है कमी को दूर करते हैं, उसकी रेमेडी करते हैं, उसका उपचार करते हैं। लेकिन अगर कोई अच्छी तरीके से काम कर रहा है तो उसको आगे बढ़ाने का हम उसको प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यिका का परिकलन किस मामले में किया जाता है? माध्यिका मीन्स मीडियन और परिकलन का मतलब कैलकुलेशन। तो माध्यिका का हम जो यूज़ क्यों करते हैं या किस मामले में करते हैं ये आपसे पूछा गया। औसत ज्ञात करने के लिए, उस स्थिति को ज्ञात करने के लिए जिसके नीचे या ऊपर 50% प्राप्तांक पढ़ते हों, या स्थिर केंद्रीय प्रवृत्ति मान को ज्ञात करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। आपको यह याद होना चाहिए कि माध्यिका का जो डेफिनेशन है वो यही कहती है कि 50% अंक उसके नीचे और 50% अंक उसके ऊपर होते हैं, वही माध्यिका कहलाती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 ही इसका राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि डेफिनेशन सीधी सीधी पूछ ली गई यहाँ पर घुमा फिरा के। सहसंबंध का गुणांक क्या होता है? सहसंबंध कोफिशिएंट के बारे में बात की गई है, कोरिलेशन कोफिशिएंट की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपके पास 4 हैं। एक तरह का प्रभाग, 2 परिवर्तियों के बीच सहसंबंध का एक सूचक, जांच सूची या मूल्य निर्धारण पैमाने के बीच संबंध, प्रेक्षक की भूल की दर। ऑप्शन नंबर आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है 9 है। इसमें पूछा गया है कि सहसंबंध गुणांक हम क्या होता है, इसके बारे में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें 2 परिवर्तियों के बीच सहसंबंध का एक सूचक होता है कि 2 चीज़ें कोई हैं उनके बीच में किस तरीके का कोरिलेशन है ये बताता है। मीन्स गणित के अंक और फिजिक्स के अंक में क्या सहसंबंध है, या इन दोनों विषयों में क्या कोरिलेशन है ये बताता है कोरिलेशन कोफिशिएंट। सहसंबंध को आपने अच्छे से पढ़ा होगा, जहाँ पर मुख्यतः जो सहसंबंध होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और ज़ीरो कोरिलेशन। अब इसी में से आप देखेंगे +1 से लेके -1 तक का पूरा कोरिलेशन की वैल्यू होती है। और परफेक्ट कोरिलेशन क्या होगा, या परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन +1 बन जाता है, और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन -1 बन जाता है। इनके बीच में बहुत सारे
पार्ट दिए रहते हैं, उसी के आधार पर सहसंबंध गुणांक की हम गणना कर लेते हैं अपने फॉर्मूले के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में कार्य अनुभव की संस्तुति किसने की थी? कार्य अनुभव की संस्तुति किसने की थी, ये आपसे पूछा गया है। आचार्य नरेंद्र देव समिति 1953 में, कोठारी कमीशन 1964 में, मुद्दली कमीशन 1952 में, या राधा कृष्ण आयोग 1948 में। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आचार्य नरेंद्र देव समिति 1953 में, क्योंकि इसके आचार्य नरेंद्र देव समिति दो थी, एक 1937 में आई थी और एक जो है 1953 में आई थी। जो 1953 की समिति थी उसने कहा था कि माध्यमिक स्तर पर कार्य अनुभव पर हमें जो है को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। मीन्स प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पे ऐसे पाठ्यक्रम को शामिल करना चाहिए जिसमें बालक जो है कार्य आधारित शिक्षा प्राप्त करे, कार्य अनुभव उसमें सम्मिलित हो। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, शिक्षा का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है? व्यक्ति की चरित्र का संपूर्ण विकास करना, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, व्यक्ति का सामाजिक विकास, या व्यक्ति के शरीर और बुद्धि का विकास। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का सर्वोत्तम उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की शुरू हुई कब हुई, किस समय हुई, ये आपसे पूछा गया है। इंदिरा गांधी के समय में, राजीव गांधी के समय में, विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय में, या चंद्रशेखर के समय में। मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो राजीव गांधी है। रीज़न, क्योंकि 1984 में जो हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उनका निधन हो गया था। इसके बाद 1986 की जो शिक्षा नीति आई थी उस समय, इसके बाद जो है प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी, और राजीव गांधी जी ने 1950 से लेकर वर्तमान समय में 1984 के लगभग उन्होंने क्या किया, एक पूरा शिक्षा का एनालिसिस करवाया, पूरा विश्लेषण करवाया और उसकी रिपोर्ट जो है संसद में पेश करी, और पेश करने के बाद फिर उसी समय ये जो है नई शिक्षा नीति की बात की गई 1986 की, और नई शिक्षा नीति को लाया गया। फिर बाद में पता चलता है कुछ समय बाद एक इसी में संशोधन किया गया 1992 के नाम से, और फिर इसके बाद 2020 जो नई शिक्षा नीति है वो आई, जो अभी हम लोग देख रहे हैं, लगभग 37 वर्षों बाद इसको देखने को मिला। ऐसा सुझाव दिया गया कि वर्ष के अंत में एक बार मूल्यांकन करने के स्थान पर वर्ष भर सत्र मूल्यांकन किया जाए, ये इसका क्या लाभ होगा? ये आज का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। कहने का ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि वर्ष के अंत में मूल्यांकन अगर हम करते हैं उसकी बजाय हम सत्र के मध्य में ही मूल्यांकन करते रहें, या पूरे वर्ष भर मूल्यांकन करते रहें, ये किसके अंतर्गत आता है? इससे क्या लाभ होंगे? ये क्वेश्चन है, इसका मीनिंग। ऑप्शन नंबर है शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए, क्योंकि उन्हें बराबर प्रतिपुष्टि मिलती रहेगी। केवल छात्रों के लिए, क्योंकि वे अपनी श्रेणी सुधार कर सकेंगे। केवल शिक्षकों के लिए, क्योंकि वर्ष के अंत में प्रश्न पत्र बनाने और परीक्षा लेने में परेशानी से वे बच जाएंगे। या केवल शैक्षिक प्रशासकों के लिए, जो क्योंकि वे ये कमजोरी विद्यार्थियों को आसानी से छांट सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ऐसा करने से लगातार उनमें जो है प्रतिपुष्टि मिलती रहती है, फीडबैक मिलता रहता है, जो कमी है वो जो है उनको दूर करने की में सहायक हो जाता है। इसीलिए सतत आंतरिक मूल्यांकन की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा योजना भारत सरकार ने आरंभ की थी। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा नेशनल एडल्ट एजुकेशन की बात कब की गई? ये आपसे पूछा गया। 1978 में इसकी बात की गई, क्योंकि 1979 में एक तरीके से मान के चलो जनता दल की सरकार आई। उन्होंने प्राथमिक स्तर, जैसे कि अभी हमारा जो सिस्टम रहा है वो क्या है, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, ठीक है, 3 सिस्टम है, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर। लेकिन उन्होंने क्या किया, प्राइमरी तो रहेगी रहेगा, बेसिक एजुकेशन तो रहेगी, साथ ही साथ उन्होंने फिर रख दिया एडल्ट एजुकेशन, फिर रख दिया माध्यमिक, फिर जो है हायर रख दिया। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो फोकस किया था वो प्रौढ़ शिक्षा पर किया। प्रौढ़ शिक्षा योजना लेकर आए कि जो 15 से 35 वर्ष के बच्चे हैं जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए किसी कारणवश, उनको भी शिक्षा दी जानी चाहिए। तो 1979 में मुख्य तौर पर इसकी शुरुआत मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया 1978, तो यहाँ पर 1978 इसका राइट आंसर होगा। अगर 1979 ऑप्शन आता है तो 1979 ही आपको टिक करना होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्थिति शिक्षा के खराब स्तर के लिए जिम्मेदार नहीं है? शिक्षा का दोहरा मानदंड, धनी व्यक्ति खराब स्तर की परवाह नहीं करते, शिक्षक अपनी जिम्मेदारियों से जी चुराते हैं, विद्यार्थी धार्मिक नहीं होते। इसमें 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। इसमें आपको देखना है कि कौन इसका राइट आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा, सबसे पहले प्रश्न को समझना चाहिए कि कौन सी स्थिति शिक्षा की खराब स्तर के लिए जिम्मेदार नहीं है। देखो, धनी व्यक्ति अगर किसी स्तर की परवाह नहीं करता तो इससे जो है शिक्षा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर शिक्षा का दोहरा मानदंड हो जाएगा तो फर्क पड़ेगा। शिक्षक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तो फर्क पड़ेगा। विद्यार्थी धार्मिक नहीं होते, अगर विद्यार्थी धार्मिक है अथवा नहीं है तो शिक्षा की स्थिति पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब है कि शिक्षा का मानदंड, शिक्षक और विद्यार्थी, ये जो है ऐसे 3 कारक हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और जो उसका एक तरीके से पाठ्यक्रम कह लो या उसकी व्यवस्था कह लो, जो शिक्षा को प्रभावित करते हैं। ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति विशेष शिक्षा पर जो है किसी तौर पर प्रभाव नहीं डाल सकता। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। विद्यालयों में लिंग न्याय क्यों नहीं है? परंपरा की वजह से। यह अपेक्षित है कि लड़कियों के पाठ्यक्रम का क्षेत्र अलग हो, समाज में भेदभाव, या लड़कियों की शिक्षा में रुचि नहीं लेती है, लड़कियां शिक्षा में रुचि नहीं लेती हैं। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो जो है, समाज में जो भेदभाव की वजह से लिंग न्याय नहीं हो पाता, क्योंकि जिस पर परंपरा का भी प्रभाव रहता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो परंपरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों को दर्शन शास्त्र भी जानना चाहिए। शिक्षकों को दर्शन शास्त्र भी जानना चाहिए, क्यों? फिलॉसफी के बारे में क्यों जरूरी है एक शिक्षक को जानना? इसीलिए आपने देखा होगा कि बीएड में फिलॉसफिकल एजुकेशन की बात की गई है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन की बात की गई है, सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन की बात की गई है कि वो सारी चीज़ें जाने। क्यों जाने? शिक्षकों को दर्शन शास्त्री होना चाहिए, या उन्हें इस भौतिक संसार की चिंता नहीं करनी चाहिए। वे शैक्षिक प्रश्न अंततः दर्शन शास्त्र के ही प्रश्न होते हैं, और भारतवर्ष दर्शन शास्त्रियों का देश है, इसलिए करना चाहिए। बताइए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। सभी शैक्षिक प्रश्न अंततः दर्शन शास्त्र के ही प्रश्न होते हैं, इसीलिए उसको जो है दर्शन शास्त्र का भी ज्ञान होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन शास्त्र की कौन सी शाखा मुख्यतः शिशु केंद्रित शिक्षा का सुझाव देती है? दर्शन शास्त्र की कौन सी शाखा मुख्यतः शिशु केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, समझ रहे हो? शिशु केंद्रित का मतलब होता है बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। अस्तित्ववाद, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद या परिणामवाद? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। प्रकृतिवादी कहते हैं कि बच्चे को छोड़ दो, प्राकृतिक रूप से जो सीखेगा वही सत्य है, और वही उसके कार्यानुभव के माध्यम से लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय सीइंग की बात करते हैं, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस की बात करते हैं। वो नहीं कहते कि आप कुछ उसे सिखाओ, क्योंकि वो उसके अंदर जो कुछ है पहले से विद्यमान है, बस उसे अनुभव करने की बात है, बस उसे जो है समझने की बात है, वो समझ लेगा। प्रकृतिवादी ही चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं। आज का जो क्वेश्चन नंबर 19 है, दर्शन शास्त्र की कौन सी शाखा शिक्षा की विधि से अधिक लक्ष्य और उद्देश्य को महत्व प्रदान करती है? यथार्थवाद, आदर्शवाद, गांधीवाद या मार्क्सवाद? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें आदर्शवाद में उसकी लक्ष्य और उद्देश्यों की बात की गई है। उद्देश्य प्रमुख माने गए हैं आदर्शवाद में। आदर्शवाद में शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्यों को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, और शिक्षण विधियों का संबंध जो एक तरीके से प्रकृतिवादी से है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि दर्शन शास्त्र की कौन सी शाखा जो शिक्षण की विधि से संबंधित है, तो वहाँ पर आप कर देंगे प्रकृतिवाद। शिक्षण की विधि समझ रहे हो ना, टीचिंग मेथड्स अगर पूछ लिया जाए तो हम जो कर देंगे नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद, और उसके उद्देश्य की बात पूछ ली जाए तो हम कर देंगे आइडियलिज्म, आदर्शवाद। ठीक है,
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इसका, हंटर आयोग 1882 ने मुख्यतः किस स्तर की शिक्षा के संबंध में अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत की थीं? हंटर आयोग 1982 में जब ये आया तो इसने जो है किस संबंध में अपनी संस्तुतियाँ दी? प्रमुख रूप से वो था आपका प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया और इसका जो गठन था वो 1882 में किया गया था। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इन्होंने जो है जो वुमेन एजुकेशन है उस पर भी बात करी थी सबसे ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं हमारे एक नए बैच की जो कि स्टार्ट हो गया है। ये बैच हमारा स्टार्ट हो गया है ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस ऐप के माध्यम से हम इसको पूरा कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं। यूजीसी नेट एजुकेशन जेआरएफ पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए इस समय जो हम कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं, ये मान के चलिए कि आपको सिर्फ पेपर 2 की फीस देनी है, पेपर 1 टोटल फ्री है। पेपर 1 टोटल फ्री है और ये रिकॉर्डेड मोड में हमने इसको जो है कर दिया है इस समय अवेलेबल। जैसे ही हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा हम लाइव क्लासेस भी शुरू कर देंगे। लाइव आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है नया बैच स्टार्ट हो गया है। इसका जो माध्यम होगा वो इंग्लिश हो गया, हिंदी और इंग्लिश होगा। मीन्स हम उन सभी पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं इस कोर्स में जो हमारे सिलेबस में से संबंधित होंगे। 150 घंटे की हम लाइव क्लास देंगे, 222 से ज़्यादा रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हैं और 51+ मॉक टेस्ट हम देने वाले हैं। पीडीएफ्स आपको देंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन चलेगा और इसके अलावा जो भी ज़रूरी चीज़ें होंगी वो यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर 1 दोनों के लिए हम जो है कवर करने वाले हैं इस कोर्स में। और इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे ऑनलाइन विद्याधन ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और कोई भी आपकी क्वेरी इस कोर्स से रिलेटेड है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पर 7905411550 पर। आशा है कि ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अगर उपयोगी सिद्ध हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हमारे पास एनालिटिक्स में इस चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं, पूरा देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आपका एक चैनल का सब्सक्रिप्शन जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है मुझे मोटिवेशन देता है अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो मैं ऐसे ही मोटिवेट बना रहा हूँ और आप हमारे वीडियोस को देखते रहें, उससे लाभ लेते रहें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और चैनल को शेयर जरूर करिएगा अपने साथियों के साथ। पहला क्वेश्चन है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1919 के एक सदस्य थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय 1919 में आया था, ये आपको ध्यान होगा। इसके बारे में भी पहले हम क्वेश्चन लगा चुके हैं। कलकत्ता जो आयोग है उसके अध्यक्ष जो थे वो सैडलर महोदय थे, याद रखिएगा, सैडलर महोदय इसके अध्यक्ष थे। और इसके एक सदस्य के बारे में पूछा गया है, 4 सदस्य दिए गए हैं, इनमें से कौन से थे ये आपको बताना है। सर सैयद अहमद खां, ये खां है, खान या खां। सर आशुतोष मुखर्जी, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, सर यदुनाथ सरकार। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है, सर आशुतोष मुखर्जी इसका जो राइट आंसर है। क्योंकि जो सैडलर आयोग था या कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग था उसमें 2 भारतीय सदस्यों को नियुक्त किया गया था या शामिल किया गया था। पहले थे डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद और दूसरे थे सर आशुतोष मुखर्जी, जिससे कि दोनों ही हिंदू और मुस्लिम दोनों का ही प्रतिनिधित्व हो गया था। इसीलिए इसमें एक हिंदू को दूसरे मुस्लिम सदस्य को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड एबर्ट रिपोर्ट क्यों नहीं लागू हुई या हुआ? यह निरर्थक था, या सदस्यगण पूर्व भारत की यात्रा नहीं कर सके, द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया, तीसरा है यह पूर्ण था। वुड एबर्ट रिपोर्ट वास्तव में बहुत अच्छी रिपोर्ट थी, जिसमें एक व्यावसायिक शिक्षा की बात करी गई थी, एक सामान्य शिक्षा की बात करी गई थी। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या आई, उस समय वुड एबर्ट रिपोर्ट जब आया तो उस समय ही 1939 में जो समय युद्ध छिड़ गया, ये 1939 में युद्ध छिड़ गया, जिसकी वजह से जो है इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया जा सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में युद्धोत्तर विकास हेतु एक रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? इसको रिपोर्ट को इंग्लिश में हिंदी में जो हम रपट भी कहते हैं, कई जगह आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा। युद्धोत्तर विकास हेतु एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कब? 1947 में, 1944 में, 48 या 45, ये आपसे पूछा गया है। युद्धोत्तर विकास या युद्धोत्तर जो शिक्षा योजना है, सार्जेंट की जो शिक्षा योजना थी
1944 में जो आई थी, 1944 में सार्जेंट योजना जो आई थी, इसी योजना को हम जो है युद्धोत्तर शिक्षा योजना के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा कृष्णन आयोग 1948 के सदस्य सचिव कौन थे? सदस्य सचिव के बारे में पूछा गया है। लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, निर्मल कुमार सिद्धांत थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, या कर्म नारायण बहल थे? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका निर्मल कुमार सिद्धांत। निर्मल कुमार सिद्धांत ही इसके सदस्य सचिव थे। और इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जो राधा कृष्णन आयोग था, जिसे हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 के नाम से जानते हैं, जो कि स्वतंत्रता के बाद पहला शिक्षा आयोग था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो राधा कृष्णन महोदय थे, और इसके जो सदस्य सचिव थे वो निर्मल कुमार सिद्धांत थे, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर थे। ये जो निर्मल कुमार सिद्धांत हैं वो लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदालियर आयोग द्वारा कौन सा ढांचागत परिवर्तन संस्तुत किया गया था? मुदालियर आयोग संस्थागत ढांचा मतलब ऐसा कौन सा ढांचा प्रस्तुत किया था जिसमें मुदालियर आयोग फेमस था, या जिसके लिए उसे जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है कि आयोग ने स्कूल शिक्षा के पुनर्गठन का सुझाव दिया था। स्कूली शिक्षा जो है उसके लिए पुनर्गठन का एक अपना सुझाव दिया था। इन्होंने प्राथमिक और जूनियर शिक्षा में 4 वर्षीय सीनियर बेसिक और 3 वर्षीय 4 वर्षीय जो सीनियर बेसिक होना चाहिए, और 3 वर्षीय जो है हायर सेकेंडरी के लिए होना चाहिए। यहाँ पर जो बात की गई थी प्राथमिक और जूनियर के लिए 4 वर्षीय, और इसके बाद जो है सीनियर बेसिक होना चाहिए 3 वर्षीय होना चाहिए, सीनियर बेसिक 3 वर्षीय होना चाहिए, और इसके बाद जो है उच्च माध्यमिक स्तर पर 4 वर्षीय होना चाहिए। ये बात उन्होंने कही थी। और इन्होंने जो है इंटरमीडिएट समाप्त करने और स्कूल शिक्षा और पर जो है प्रथम उपाधि स्तर तक 1 वर्ष बढ़ाने का उन्होंने सुझाव दिया था। इसलिए इस यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। यहाँ पर हम बात करते हैं इस समय हमारे जो बैच चल रहे हैं उसके बारे में। थोड़ा सा आपको बता दें कि इस समय हम जो है रेलवे टीजीटी पीजीटी के लिए, स्पेशली आरआरबी के लिए हम जो है जो कोर्स संचालित कर रहे हैं, संकल्प बैच हमारा लॉन्च हो चुका है, जिसमें हम आपको 50 अंकों की पूरी तैयारी करवा रहे हैं। रिकॉर्डेड वीडियोस देंगे, हम आपको पीडीएफ देंगे और प्रैक्टिस सेट देंगे। ये तीनों चीज़ें संकल्प बैच में अवेलेबल हैं। लेकिन आप तैयारी खुद से कर रहे हैं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट चाहिए, 20 प्रैक्टिस सेट चाहिए है, तो आप हमारी सफलता के जो प्रैक्टिस सीरीज़ है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त हम पिछले वर्षों का जो हमारा अनुभव रहा है यूजीसी नेट एजुकेशन का, वो हमारी बैच लॉन्च हो चुके हैं। जो अभ्यर्थी, जो हमारे साथी यूजीसी नेट एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य विषय की भी तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 को ज्वाइन करना चाहते हैं, पेपर 1 को ज्वाइन कर सकते हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ का अगर 3 मंथ का कोर्स आप लेते हैं तो ये जो है विजय श्री के नाम से कोर्स है, जो कि पेपर 1 पेपर 2 एजुकेशन का कंप्लीट कोर्स हम जो है 3 महीने का जो रिविजन कोर्स होता है उसमें इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ का 6 मंथ कोर्स वैलिडिटी है, सिद्धि बैच के नाम से है ये, जो कि पेपर 1 पेपर 2 एजुकेशन का कंप्लीट कोर्स है ये। इसके बाद हम बात करते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ का एक्स्ट्रा डोज, जो कि पूरा 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आपके साथ रहने वाला है। इसमें ये मान के चलिए कि 100 to 100% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। बढ़िया से आपको प्रैक्टिस सेट दे दिए जाएंगे पेपर 1 पेपर 2 दोनों के, और 1 वर्ष की तैयारी में आप 2 अटैम्प्ट आराम से दे सकते हैं। और 2 अटैम्प्ट में निश्चित तौर पे अगर आपने ये वाला कोर्स ज्वाइन किया है तो निश्चित तौर पे आप 1 वर्ष के अंदर नेट का जो एग्ज़ाम है वो आप जो 2 अटैम्प्ट देंगे क्वालिफाई भी कर जाएंगे। क्योंकि ये जो हमारा कंटेंट रहता है जो मैं आपको दे रहा हूँ स्पेशली इस समय आरआरबी टीजीटी पीजीटी के प्रोफेशनल एबिलिटी का जो मैंने आपको दिया है, दे रखा है, ये हमारा खुद का अनुभव है, पिछले 10 वर्षों का शिक्षण अनुभव है जो मैं आपको इस समय दे रहा हूँ। इन सभी कोर्सेज़ को आप हमारे ऑनलाइन विद्याधन क्लासेज एप्लीकेशन के माध्यम से विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो फ्री ऑफ वीडियोज़ की बात करते हैं, फ्री ऑफ पीडीएफ्स की बात करते हैं, तो ढेर सारे पीडीएफ्स, ढेर सारे वीडियोज़ फ्री नोट्स में हमारे पड़े हुए हैं, वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ तक कि ऑनलाइन विद्याधन हमारा जो यूट्यूब चैनल है, इस पर इस समय 600 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड हो चुके हैं।
इनको भी आप देख सकते हैं और अपने स्टडी को बूस्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी शिक्षा रिपोर्ट 1964 किसके समक्ष प्रस्तुत की गई थी? एस राधाकृष्णन के समक्ष, या एस एम पी सी छागला के समक्ष, या पी एन कृपाल के समक्ष, या आर एस गोपाल स्वामी के समक्ष? इसका जो राइट आंसर है वो है एम सी छागला के समक्ष, क्योंकि इसकी जो कोठारी शिक्षा की जो रिपोर्ट थी, या जो आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, वो 673 पेजेस की बहुत बृहद रिपोर्ट थी। और इसको जो है 20 जून 1966 को इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था भारत सरकार के समक्ष। और इसमें जो है शिक्षा के संपूर्ण पक्षों, जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और यहाँ तक कि व्यावसायिक शिक्षा, महिला शिक्षा और अन्य जितने भी पक्ष हो सकते हैं, शिक्षक शिक्षा, उन सभी पक्षों पर प्रकाश डाला गया था कोठारी कमीशन की इस रिपोर्ट में। इसका जो राइट आंसर है वो है एम सी छागला। स्वतंत्र भारत के सामाजिक दर्शन की चर्चा कहाँ की गई? स्वतंत्र भारत के सामाजिक दर्शन की चर्चा कहाँ की गई? गीता में, स्वामी विवेकानंद की रचनाओं में, संविधान में, या डिस्कवरी ऑफ इंडिया में? सामाजिक दर्शन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो एक पुस्तक है जिसकी रचना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, उसमें जो है सामाजिक दर्शन की बात की गई है। भारत के स्वतंत्र भारत में का जो दर्शन था उसकी जो है डिटेल को बताया गया है उनकी इस पुस्तक में। सही उत्तर को चुनना है कि खुला विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। खुला विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा का अभिन्न अंग है। खुला विश्वविद्यालय कभी बंद नहीं होता। खुला विश्वविद्यालय डिग्री प्रदान नहीं करता। इसका आपको राइट आंसर देना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। खुला विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा का एक अभिन्न अंग होता है। खुला विश्वविद्यालय मतलब ओपन यूनिवर्सिटीज़ की यहाँ पर बात हो रही है, ओपन यूनिवर्सिटीज़ की बात हो रही है। और दूरस्थ शिक्षा मतलब डिस्टेंस एजुकेशन, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है ओपन यूनिवर्सिटीज़। ओपन यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करते हैं तो इस समय उत्तर प्रदेश में जो एकमात्र यूनिवर्सिटी है जो कि 1999 में स्थापित की गई थी, राजश्री टंडन UPRTOU के नाम से है। और बृहद स्तर पे अगर बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा अपना रोल प्ले कर रही है देश विदेश में, वो है आपकी इग्नू। सबने नाम सुना होगा, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र, जिसे मैग्ना कार्टा बोलते हैं, महाधिकार पत्र किसे कहते हैं? यह पूछा गया। वुड के घोषणा पत्र को, मैकाले के विवरण पत्र को, चार्टर एक्ट 1833 को, या चार्टर एक्ट 1813 को? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वुड का घोषणा पत्र 1854, क्योंकि 1854 जो दिया गया था वो वुड के द्वारा दिया गया था। मैकाले के बाद वुड का घोषणा पत्र आया था सबसे पहले 1813, इसके बाद 1833, 1835, इसके बाद 1854 का जो घोषणा पत्र आया उसने जो मैकाले के विवरण पत्र को, खासकर जो फिल्ट्रेशन थ्योरी थी, छनन सिद्धांत था, उसको बायकॉट किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा सभी के लिए होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बौद्ध शिक्षा प्रणाली की विशेषता क्या है? बौद्ध शिक्षा प्रणाली, वे वेद और ब्राह्मण में विश्वास नहीं करते। ब्राह्मण और बौद्ध शिक्षा प्रणाली में कोई अंतर नहीं है, या प्रत्येक विद्यार्थी को सन्यासी बनना पड़ता है, इनमें से कोई नहीं। ये आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली की क्या विशेषता है। जब आप बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं तो वहां पर बात आती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को सन्यासी बनना पड़ता है, मीन्स उनके वहीं जाकर रहना पड़ता है, संन्यास धर्म को ग्रहण करना पड़ता है। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए बालक का प्रवज्जा संस्कार होता था, जिसमें बालक के सिर मुड़ा दिए जाते थे, और बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, और इस तरीके के 3 वाक्यों को बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपदेश देने के लिए गौतम बुद्ध द्वारा कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई? बौद्ध धर्म की यहाँ पर बात हो रही है कि जो उपदेश दिए तो उन्होंने किस भाषा में दिए? संस्कृत में दिए, पाली में दिए, प्राकृत में दिए, या अपभ्रंश में दिए? इनकी जो भाषा थी बौद्धियों के द्वारा जो अपनाई गई
वो थी पाली भाषा। पाली भाषा को उन्होंने स्वीकार किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम काल में प्राथमिक संस्था उत्तरदायी थी, शिक्षा की कौन सी संस्था इसको उत्तरदायी मानती थी, ये आपसे पूछा गया है। मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा का संबंध किससे, सीधी सीधी बात आपको ये बताना है कि प्राथमिक शिक्षा जो दी जाती थी मुस्लिम काल में वो कहाँ दी जाती थी, मकतब में दी जाती थी, मदरसे में, मौलवी परिषद में या गृह परिषद में। आपको पता होना चाहिए कि मुस्लिम काल में दो प्रकार की शिक्षा व्यवस्था थी, एक तो प्राथमिक प्राइमरी लेवल पे और दूसरा हायर एजुकेशन के लिए आपको प्राइमरी एजुकेशन के लिए जाना पड़ता था आपको मकतब में, और हायर एजुकेशन के लिए मदरसा में जाना पड़ता था। यहाँ पर बात की गई प्राथमिक शिक्षा के लिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मकतब हो जाएगा। इसका जो राइट वर्ड है वो इस तरीके से लिखा जाता है मकतब, क्योंकि कभी कभी इस तरीके से भी लिख के आ जाता है, तो वो भी आपको समझना होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि मुस्लिम काल के दौरान प्राथमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम क्या था, कुरान, शरीयत, 3 आर्ट्स और कुरान, या शिक्षक जो चाहते थे वही। मुस्लिम काल के दौरान, प्रश्न को सही तरीके से समझेंगे तभी आप सही तरीके से आंसर कर पाएंगे। मुस्लिम काल के दौरान प्राथमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम कैसा होता था ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कुरान, क्योंकि वहाँ पर जो है प्राथमिक विद्यालयों में कुरान में जो भी शरीयतें दी जाती थी, शरीयत मीन्स जो धर्म संबंधी बातें हैं, आचरण संबंधी बातें हैं, उनको सिखाया जाता था और कुरान की आयतों को सिखाया जाता था। अधिकतर जो है प्राथमिक शिक्षा में जब बच्चा प्रवेश करता था 4 वर्ष 4 माह 4 दिन में, तो 55वां जो अध्याय था उनका, उसके बारे में उसको अध्ययन कराया जाता था। स्पेशली हम कह सकते हैं यहाँ पर कुरान ही इसका राइट आंसर होगा। कहीं कहीं आप देखेंगे 3 आर्ट्स और कुरान की धर्म की बात की जाती थी, ये आंसर देखने को मिलता है, लेकिन ये है नहीं, क्योंकि 3 आर्ट्स की जो बात की थी वो महात्मा गांधी ने की थी, और कुरान एक अपना धर्म नहीं है, मुस्लिम धर्म है, कुरान उनका एक पवित्र ग्रंथ है। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रिटिश राज्य के आरंभ में भारत में पाश्चात्य शिक्षा को लागू करने की दिशा में कंपनी का रवैया क्या था। ब्रिटिश राज्य के आरंभ में, जब ब्रिटिश राज्य का आरंभ भी हो रहा था, तो भारत में पाश्चात्य शिक्षा को लागू करने के लिए उनका क्या रवैया था, ये आपसे पूछा गया कि कंपनी इसके विरोध में थी, कंपनी इसका समर्थन में थी, कंपनी तटस्थ थी, या कंपनी भारतीय ज्ञान को सुस्पष्ट ढंग से प्रदान करती थी, ये आपसे पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, कंपनी इसके समर्थन में थी, क्योंकि पाश्चात्य ज्ञान को ही वो अपना सर्वोपरि मानते थे। मीन्स अपने आप को कहते थे कि पाश्चात्य ज्ञान ही हमारा ज्ञान सर्वोत्तम है, और यहाँ की ज्ञान में चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हों या हिंदू धर्म का हो या मुस्लिम धर्म का, और उसका उन्होंने विरोध किया है और गलत तरीके से उसको परिभाषित किया है। कई आयोग में, रिपोर्ट में ये देखने को मिलता है, ये बात उन्होंने ऐसी बात कही है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना, वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई, 1792 में, 1813 में, 1784 में, या 1793 में। इसका जो राइट आंसर है वो है 1792 में। जोनाथन डंकन जो महोदय थे, उनके प्रयासों के फलस्वरूप बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना वहाँ की गई थी 1792 में। याद रखिएगा, जोनाथन डंकन के द्वारा ये जो यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी, बनारस संस्कृत कॉलेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम शिक्षा की जिम्मेदारी कब ग्रहण की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जिम्मेदारी कब माना कि शिक्षा हमें जो है देनी चाहिए जिन राज्यों में हम अपना राज्य कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर है 1773 में, 1813 में, 1793 या 1833। जब कंपनी का ये रूल था, जब वो रूल कर रही थी, प्रत्येक 20 वर्ष में वहाँ पर जहाँ पे वो रूल कर रही थी, जिन देशों में, वो 20 वर्षों में अपना एक रिपोर्ट कह सकते हैं वो रिवाइज करते थे। और रिवाइज करने के लिए जब 1813 में ये बात आई कि क्या क्या होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि शिक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी जहाँ पर हम राज्य करते हैं। तो ये प्रथम बार स्वीकार किया गया था 1813 में, और वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था पर खर्च करने की बात की गई थी कि शिक्षा की पर किन किन मुद्दों पे खर्च किया जाएगा ये पैसा। लेकिन यहीं से एक विवाद उत्पन्न हो गया था, प्राच्य पाश्चात्य विवाद के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 1813 के आज्ञा पत्र के आधार पर ही।
इसके बाद 1833 आया। 1833 का जो आज्ञा पत्र था उसमें सुधारने के लिए शिक्षा की धनराशि को बढ़ा दिया गया। फिर 1834 आया जिसमें जो है लॉर्ड मैकाले आया, उसने थोड़ा सा सुधारने का प्रयास किया, लेकिन वो जो है पूरी तरीके से ग्रसित था एक तरीके से अंग्रेजी शिक्षा का। वो भारतीय शिक्षा का विरोध कर रहे थे, या भारतीय शिक्षा का मतलब उस समय की जो संस्कृत थी और जो अरबी भाषा, जो मुस्लिम कालीन शिक्षा थी, उन सभी का उसने विरोध करते हुए फिल्ट्रेशन थ्योरी को अप्लाई कर दिया। फिर वुड घोषणा पत्र आया। इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती रही। हर 20 साल में इन्होंने जो है थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करने का प्रयास किया। लॉर्ड ऑकलैंड भी आए इसी समय, तो उन्होंने जो है अपनी शिक्षा नीति में 10 लाख रुपए तक का प्रावधान कर दिया शिक्षा पर खर्च करने का। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1813। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकाले के विवरण पत्र द्वारा किसके बीच व्याप्त विवाद का समाधान प्रस्तुत किया? लॉर्ड मैकाले, जो कि मैंने अभी बात करी है, भारतीयों अंग्रेजों की, या पुरातन पंथियों की, या आधुनिकतावादियों की, या तीसरा ऑप्शन है भारतीय राजाओं और कंपनी की, या गवर्नर जनरल और उसकी परिषद की। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद था उसके बारे में इन्होंने समाधान दिया था, जो कि 1813 का आज्ञा पत्र था, जिसमें शिक्षा की प्रकृति, पाठ्य वस्तु, उसका माध्यम के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया था वहाँ पर। और इस आज्ञा पत्र की धारा 43 थी, जो धारा 43 जो रखी गई थी आज्ञा पत्र में, उसको अस्पष्टता होने के कारण भारत में इसको प्राच्य पाश्चात्य विवाद उत्पन्न हो गया, कि प्राच्यवादी कह रहे थे कि भाई हमारी शिक्षा को फॉलो करिए, और जो पाश्चात्यवादी थे, मतलब जो अंग्रेज थे, वो कहते थे हमारी अंग्रेजी शिक्षा उसमें यहाँ पर लागू की जाएगी। और इसके समाधान के लिए तत्कालीन गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उन्होंने जो है मैकाले को बुलाया, और मैकाले ने अपने हल निकालते हुए अपना विवरण पत्र प्रस्तुत किया। उसी समय ये प्राच्य और पाश्चात्य विवाद था, ये समाप्त हो गया। अधोमुखी निषेधन की परिकल्पना क्या थी? गरीबों में से सबसे गरीब को पढ़ाना, या भारत में अंग्रेजी संस्कृति का प्रचार करना, कतिपय धनी व्यक्तियों को शिक्षित बनाना ताकि उनका ज्ञान अधोमुखी निस्यंदन कर पाए। इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 है। उनका मानना था कि फिल्ट्रेशन थ्योरी या डाउनवर्ड थ्योरी को हम जो है फॉलो करना चाहिए। मीन्स हम सबसे जो क्रीमी लोग हैं उनको पढ़ाएं, उसके संपर्क में जितने लोग आएंगे वो अपने आप शिक्षित होते चले जाएंगे। ये फिल्ट्रेशन थ्योरी कहलाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। 1854 की घोषणा का जो घोषणा पत्र था, वुड का घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। क्यों? चार्ल्स वुड इस विज्ञप्ति के लेखक थे। चार्ल्स वुड इस समिति के सचिव थे। चार्ल्स वुड नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। वे एक शिक्षाविद थे। यह इसका जो आपको राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। चार्ल्स वुड जो कि 1853 में भारतीय शिक्षा में राजनीतिक परिवर्तन के साथ साथ कुछ परिवर्तन महसूस किया जाने लगा था उस समय, और उसके साथ साथ जो है ब्रिटिश संसद ने एक संसदीय समिति नियुक्त की, जिसने शिक्षा संबंधी सुझाव कंपनी के संचालक मंडल के जो अध्यक्ष थे चार्ल्स वुड उनको दिए, और उन्होंने जो है अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके नाम से ही, उनके नाम से ही उसको जो है घोषणा पत्र या वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। इसे मैग्ना कार्टा ऑफ वुड भी कहा जाता है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, कि मनुष्य मात्र के विकास हेतु स्वामी विवेकानंद के विचार एवं सिद्धांत क्या थे? मनुष्य मात्र के विकास हेतु स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत क्या थे? उन्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, शिक्षा को मनुष्य के अंतर जगत का विकास करना चाहिए, इसे मनुष्य मात्र को गरीब और असहाय स्थिति से उबरने में सहायता प्रदान करनी चाहिए, उन्हें स्वस्थ होना चाहिए, उन्हें आपस में सहकारिता की भावना रखनी चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। इनको उनका था कि शिक्षा को मनुष्य को जो है मनुष्य को इस तरीके की शिक्षा अवश्य प्राप्त करनी चाहिए जिससे कि उसका विकास हो सके और वो गरीब और असहाय जो स्थिति है उससे दूर होकर उबर सके। आज का ये टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। आज के 2 क्वेश्चन हम ले रहे हैं टेस्ट ऑफ द डे में। लास्ट जो ईयर के जो क्वेश्चंस तो हैं ही, साथ ही साथ लास्ट टेस्ट में जो मैंने शामिल किए थे वहाँ से क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का सर्वोत्तम उद्देश्य है व्यक्ति के चरित्र का संपूर्ण विकास, या व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, व्यक्ति का सामाजिक विकास, व्यक्ति के शरीर और बुद्धि का विकास। इसका जो आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए
और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं इसके बारे में आप जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जो शुरुआत हुई कब हुई ये आपको बताना है। किस किस शासनकाल में शुरू हुई ये आपको बताना है कि इंदिरा गांधी के समय में, राजीव गांधी के समय में, विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय में या चंद्रशेखर के समय में। इसके बारे में डिटेल में मैंने आपको बताया था कि 1986 का और इस प्रश्न से क्या संबंध है। डिटेल में आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मैं देखता हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो पर आप प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, वीडियो को आप अच्छे से शेयर नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप लगातार ऐसे ही सीरीज़ प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करिए। और किसी भी कोर्स या क्वेरी है आपकी तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पूरी डिटेल मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और ये जो इसके पीडीएफ्स अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको फ्री सेक्शन में ये इसका पीडीएफ्स आपको अवेलेबल हो जाएगा। और सीवीटी मोड में प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये आज का पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। आपसे पूछा गया है साक्षात्कार, गाथा विधि, विविधात्मक या मनोभौतिकी। जो गाथा विधि है एक तरीके से हम जो है इसको वस्तुनिष्ठ विधि में नहीं रखते हैं। साक्षात्कार हो गया, विविधात्मक हो गया, मनोभौतिकी हो गया, ये जो है आपके वस्तुनिष्ठ विधि में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक आंदोलन में छात्रों की भागीदारी के बारे में पंडित मदन मोहन मालवीय के विचार क्या थे। ऑप्शन नंबर 1 है, छात्रों को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना चाहिए, छात्रों के राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए, उन्हें भाग लेना चाहिए मगर अपने अध्ययन की अनदेखी नहीं करनी चाहिए, या चौथा ऑप्शन है आपके पास, नेतृत्व प्रशिक्षण हेतु राजनीति में भागीदारी नितांत आवश्यक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, उन्हें भाग तो लेना चाहिए पर अपने अध्ययन की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। ये जो है कहा था पंडित मदन मोहन मालवीय ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीनतम उपयोग की वस्तु क्या है। शिक्षा प्रौद्योगिकी जिसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहते हैं, इसमें जो है नवीनतम वस्तु क्या है ये पूछा गया है। सॉफ्टवेयर तकनीक का उपयोग, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविजन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से हम जो है अपनी एजुकेशनल जो कॉम्पिटेंसीज़ हैं उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये जो प्रैक्टिस सेट आप देख रहे हैं वो इंटरनेट के माध्यम से ही देख रहे हैं। अगर ये इंटरनेट नहीं होता तो हमारी पहुँच आप तक नहीं हो पाती और आप इसका लाभ नहीं ले पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणों को जो पढ़ाया जाता है उसे वे ना भूलें, यह देखने के लिए प्राण साक्षरता कार्यक्रम में कौन सा कार्य किया जाना चाहिए। प्रवचनों की व्यवस्था, प्रवचनों का मतलब है व्याख्यान से मतलब है यहाँ पर लेक्चर मेथड का प्रयोग करना चाहिए, इसे प्रासंगिक बनाना चाहिए, प्रयोग व भूल पद्धति का उपयोग करना चाहिए, या शिक्षा कार्यक्रम को जारी रखना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इसे प्रासंगिक बनाना चाहिए, मतलब इसे इतना यूज़फुल बना दिया जाए कि वो जो है कभी उसको भूलें ही ना। चलिए हम बात कर लेते हैं हमारे बैच के बारे में। रेलवे टीजीटी पीजीटी 2025 जो कि विज्ञापन निकल चुका है और इस समय हमने 2 बैच स्टार्ट किए हैं संकल्प बैच के नाम से। संकल्प बैच में 50 नंबरों की आपकी पूरी तैयारी करवाई जाएगी, जो कि प्रोफेशनल एबिलिटी का पूरा पोर्शन होगा वो पूरा हम कवर करने वाले हैं। प्रोफेशनल एबिलिटी का जो सिलेबस दिया गया 50 अंकों का, वो पूरा सिलेबस हमारे इस बैच में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इसमें हम आपको देंगे क्या, वो आपको वीडियोस मिलेंगे, आपको जो है पीडीएफ्स मिलेंगे, प्लस प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे 20 जो कि सीवीटी मोड में होंगे, जैसा कि आप ऑनलाइन मोड में लगाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा बैच जो कि प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ होंगी। ये 20 प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। ये सफलता प्रैक्टिस सीरीज़ के नाम से उपलब्ध होगा
और ये दोनों ही हमारे जो कोर्सेज़ हैं वो ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस एप्लीकेशन के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस आपको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस सर्च करेंगे तो वहाँ पर हमारा ये एप्लीकेशन आ जाएगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे किसी भी संकल्प बैच में या सफलता बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में गुरुकुलों में शिष्यों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? गुरु अपने कार्य के लिए उनका शोषण किया करते थे, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, उन्हें दंड दिया जाता था, उनके साथ पुत्रवत व्यवहार रखते थे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उनके साथ पुत्र जैसा या पुत्रवत व्यवहार रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस तरह का दंड दिया जाता था? वैदिक काल याद रखिएगा, बहुत कठोर दंड, कोई दंड नहीं, शारीरिक दंड। इसका जो या गुरु कभी कभी उसे ठोकर मारकर भी देते थे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, एक तरीके से दंड की व्यवस्था वहाँ पर नहीं थी, लेकिन उनको अल्पाहार के रूप में दंड दिया जाता था। दंड की व्यवस्था वहाँ पर नहीं थी, अल्पाहार कर दिया जाता था कुछ समय के लिए, 3 महीने का अल्पाहार उनको कर दिया जाता था। अल्पाहार का मतलब हो जाता है कि भोजन की मात्रा उनकी कम कर दी जाती थी। जैसे कि अगर किसी बच्चे को 3 टाइम भोजन देना है तो 3 टाइम तो भोजन दिया जाएगा, लेकिन 3 टाइम में अगर एग्जाम्पल के तौर पे प्रत्येक बार उसको अगर 100 ग्राम भोजन दिया जा रहा है तो उसकी मात्रा 80 ग्राम कर दी जाएगी या 17 ग्राम कर दी जाएगी, और ये जो है 3 महीने तक रहने वाली होगी। तो निश्चित तौर पे जब उसका अल्पाहार कर दिया जाएगा तो अगली बार किसी भी प्रकार की उद्दंडता नहीं करेगा और वह जो है स्वयं अपने आप को संतुलित कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक शिक्षा प्रणाली में जब किसी शिष्य को अपनी समस्या का समाधान नहीं मिलता था तो वह किसके पास जाता था? राजा के पास, परिषद में, पढ़ाई छोड़ देता था या स्वयं ही समाधान ढूंढने का प्रयास करता था? वैदिक शिक्षा प्रणाली में जब किसी शिष्य को समाधान नहीं मिल पाता था तो ऐसी स्थिति में वह परिषद में जाता था और अपनी समस्या को वहाँ रखता था और परिषद उसकी समस्या का समाधान करता था। परिषद में उसके गुरु के साथ साथ अन्य जो विद्वत जन होते थे, जो कि वेद पाठी ब्राह्मण को शामिल उसमें किया जाता था। एक जो 4 वेद अध्येता था उसको कवर किया जाता था, एक त्रिवेद का, एक वेद का, उपनिषदों का ज्ञाता, एक ब्रह्मचारी। इस तरीके से परिषद का गठन किया जाता था और उस परिषद के में जो है सभी समस्याओं का समाधान किया जाता था छात्रों की जो कि समस्याएं रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? मातृभूमि को जानना, सहकारिता, राजनीति में अपनी पैठ बनाना या आत्मज्ञान? इनका जो अंतिम लक्ष्य था वो था आत्मज्ञान प्राप्त करना, आत्मानुभूति जिसे आप कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशासन जो आंतरिक है वह बाहर से थोपे गए अनुशासन से अच्छा होता है। आंतरिक अनुशासन का तात्पर्य है क्या है, ये आपको बताना है। शरीर पर नियंत्रण जैसे उपवास या कुछ खाद्य पदार्थों का निषेध, अपने लोगों के द्वारा लगाया गया अनुशासन, अनुशासन जो नियम और कानूनों का द्वारा प्रतिपादित नहीं है, अनुशासन जिसका अनुसरण व्यक्ति आत्मा की अनुभूति के फलस्वरूप करता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई तालीम थी। नई तालीम के बारे में पता होना चाहिए कि नई तालीम क्या थी। शिक्षक उन्मुख, दस्तकारी केंद्रित, शिशु केंद्रित या मूल सामाजिक केंद्रित? नई तालीम के बारे में पहले हमें पता होना चाहिए। 1937 में महात्मा गांधी के द्वारा एक सुझाया गया विचार था कि बच्चों की शिक्षा ऐसी हो जिसमें जो शिक्षा व्यवस्था है वो तो हो ही, साथ ही साथ उसको व्यावसायिक रूप से निपुण बनाया जाए, जिससे कि वो आगे चल के आत्मनिर्भर बन सके और विद्यालय भी आत्मनिर्भर बन सकें, जिससे कि विद्यालयों में ही उनको जो है निपुण कार्य सिखाए जाएं और उसको जो है एक तरीके से वहीं स्किल्ड वर्कर बना दिया जाए और उसके द्वारा जो भी बच्चा सीखेगा, जो उत्पादन करेगा, उस उत्पादन के क्रय करने के बाद जो भी हमारे पास मूल्य आएगा, उस मूल्य के जो पैसा आएगा उस पैसे से हम क्या कर पाएंगे, विद्यालयों का संचालन अच्छे तरीके से कर पाएंगे। दूसरा, बच्चा जो है स्किल्ड हो जाएगा। तो
यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा दस्तकारी केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भारती में शिक्षक शिक्षण कॉलेज को किस नाम से जाना जाता था? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका विनय भवन। जो शिक्षक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान था वो विनय भवन के नाम से जाना जाता था, और जो स्कूली शिक्षा देते थे वो शिक्षा भवन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक कवि और राजनेता था, दार्शनिक नहीं, यह किसका कथन है? इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ याद रखिएगा, अभी तक ये मैं जो है 8वीं सीरीज आपको दे रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं वो सारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं, किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछे गए हैं, जो कि चाहे वो पीजीटी के हों या किसी भी एग्ज़ाम के हों, और सारे एग्जाम के सारे क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, याद रखिएगा। तो निश्चित तौर पे रिपीट होते हैं और आपकी स्टडी को बूस्ट करने में मदद करते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रविंद्रनाथ टैगोर। कभी कभी हम स्वामी विवेकानंद लगा देते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति निकेतन आश्रम की स्थापना हुई थी 1900 में, 1901 में, 1905 या 1940? इसका जो राइट आंसर है वो होगा 1901 में शांति निकेतन की स्थापना हुई थी। शांति निकेतन पहले शांति निकेतन नहीं था, एक छोटा सा स्कूल था जिसमें 4 से 5 बच्चे पढ़ते थे, धीरे धीरे शांति निकेतन हुआ। आज ये जो है विश्व भारती के नाम से भी इसको जाना जाता है, एक इंटरनेशनल लेवल का विश्वविद्यालय बन गया है, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जिसे हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र इसलिए सुझाया गया, क्यों सुझाया गया ये पूछना है इनका, कि संस्कृति के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिए, उर्दू भाषा के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिए, मातृभाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भारतीय भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए, और अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी आधुनिक यूरोपियन भाषा को अध्ययन में शामिल करने के लिए। त्रिभाषा में आप मान के चलिए, एक तो हिंदी जो है, साथ ही साथ कोई एक मातृभाषा इंक्लूड हो जाती है और एक विदेशी भाषा इंक्लूड हो जाती है, 3 भाषाओं को इसमें शामिल किया जाता है मुख्य तौर पे। त्रिभाषा सूत्र यही कहता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग ने ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया था? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1917, उच्च शिक्षा आयोग 1948, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964, सार्जेंट योजना समिति 1944। याद रखना चाहिए कि हमें जो है इन आयोग को उनके नाम के साथ साथ आयोग के नाम से भी इनको याद रखना है। 1948 था वो राधाकृष्णन आयोग इसके अध्यक्ष थे, उनके नाम से भी इसको जाना जाता है, राधाकृष्णन आयोग। जो राधाकृष्णन आयोग थे उन्होंने ही जो है ग्रामीण विश्वविद्यालयों की संकल्पना की, और उन्होंने कहा कि ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, और ग्रामीण विश्वविद्यालयों से संबद्ध महाविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बच्चे पढ़ सकें और ग्रामीण परिवेश में जो भी जो वहाँ के परिवेश है उन सभी पाठ्यक्रमों को वहाँ उन विश्वविद्यालयों में शामिल किया जाना चाहिए। ये 1917 सैडलर कमीशन है, 1964 ये जो आपका कोठारी कमीशन है, और ये सार्जेंट कमीशन 1944 है। इसके बाद हम बात करते हैं निम्नांकित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है? केंद्रीय प्रवृत्ति मतलब सेंट्रल टेंडेंसीज की यहाँ पर बात हो रही है। सेंट्रल टेंडेंसीज में कौन कौन इंक्लूड किया जाता है ये आपसे पूछा गया है। कोरिलेशन, मोड, ये बहुलक को मोड कहते हैं, और मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी हो जाता है, प्रसार मतलब रेंज हो जाता है। कौन सी ऐसी माप है जो सेंट्रल टेंडेंसी में आती है ये आपसे पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका मोड, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसीज में 3 प्रकार की मापों को शामिल किया जाता है, मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। और ये मानक विचलन है, ये आपका मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में आता है, और मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में ही आपका रेंज आता है, और कोरिलेशन ये अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन एक ही समय लाखों तरह की सूचनाएं प्रदान कर सकता है, मगर यह एक बहुत बड़े आरोपों के घेरे में है, क्योंकि यह समय बर्बाद करता है, यह बच्चे हमेशा टीवी ही देखना चाहते हैं, यह बच्चों की एकेडमिक उपलब्धि को प्रभावित करता है, यह गुंडागर्दी कामुकतापूर्ण दृश्यों को दिखाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो यही होगा, क्योंकि इसमें कामुकतापूर्ण और गुंडागर्दी जैसे दृश्य अक्सर देखने को मिलते रहते हैं, और वर्तमान समय में तो और भी ज़्यादा इनकी अधिकता हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर तरह के श्रव्य दृश्य शिक्षण प्रणाली के होते हुए भी शिक्षक की आवश्यकता क्यों है? शिक्षक की आवश्यकता ही नहीं है, पहला ऑप्शन।
नेक्स्ट ऑप्शन है शिक्षक सटीक ज्ञान प्रदान नहीं कर सकते। शिक्षक का होना अपरिहार्य है क्योंकि उनके व्यक्तित्व एवं चरित्र का शिक्षार्थी पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने हेतु, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, शिक्षक का होना जो अपरिहार्य है क्योंकि उनके व्यक्तित्व एवं चरित्र का परीक्षार्थी पर जो एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानीय स्वायत्त शासन की कौन सी संस्था उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक विद्यालय चलाने के लिए उत्तरदायी है। एक ऐसा आयोग था जब शिक्षा की व्यवस्था की जा रही थी तो उस समय उन्होंने कहा था कि स्थानीय संस्थाओं को ही हमें जो है जो शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए सौंप देना चाहिए। तो बहुत से ऐसे संस्थान थे जो स्थानीय संस्थाओं के द्वारा संचालित किए जा रहे थे, जैसे कि गांव में ग्राम पंचायतों के द्वारा, नगरों में नगर निगम या नगर पालिकाओं के द्वारा संचालित किए जा रहे थे। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ग्राम पंचायत। ग्रामीण स्तर पे ग्राम पंचायत आ जाता है, जिला स्तर पे जिला परिषद नहीं होता, क्षेत्र समिति नहीं होती, शिक्षा निदेशालय ये शामिल नहीं किए जाते। ये अलग तरीके की संस्थाएं हैं। ये जो ग्रामीण स्तर पे ग्राम पंचायत देखेगा, नगरीय स्तर पे नगर निगम या नगर पालिका देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में निजी प्रबंधनों द्वारा अंग्रेजी माध्यम के समांतर प्राथमिक विद्यालय क्यों चलाए जा रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय क्यों चलाए जा रहे हैं आपसे पूछा जा रहा है कि पहला ऑप्शन आपके पास शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है, शिक्षक किसी न किसी राजनीतिक दल द्वारा संरक्षण प्राप्त है, निजी प्रबंधन शिक्षकों को बेहतर नियंत्रण व पर्यवेक्षण में रखते हैं, हिंदी माध्यम के विद्यालय शिक्षा शुल्क नहीं लेते। इसका जो राइट आंसर होगा वो निजी प्रबंधन शिक्षकों को बेहतर नियंत्रण व पर्यवेक्षण में रखते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के एक ही गांव में 6वीं से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं वरीय बुनियादी विद्यालय और उच्च विद्यालय दोनों में ही क्यों चलाई जा रही हैं। क्योंकि आगे चल के ये जो है क्या करने का था, ये जो है एक तरीके से इनको एक विलय करने की स्थिति में, इसका जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इसमें टाइप नहीं हो पाया है, इनमें से कोई नहीं। शिक्षकों की नौकरी को बचाए रखने हेतु वरीय बुनियादी विद्यालय जिला परिषद द्वारा चलाए जाते हैं। प्रशासन दोनों को एक साथ विलयन करने की दिशा में सशक्त कदम नहीं उठा सकता। इसका जो राइट आंसर होगा वो यही होगा कि विलयन की स्थिति में, उस समय की स्थिति में विलय नहीं कर सकते थे, पर वर्तमान में आपने देखा होगा प्राइमरी और जूनियर उनकी संख्या के आधार पर विलय की स्थिति में आ गए हैं। चलिए फिर आज हम जो है टेस्ट ऑफ द डे का कुछ क्वेश्चन को शामिल किया गया है। ये जो है क्वेश्चन जो है वो है जो पहले के टेस्ट में शामिल किए गए थे। इसके पहले के टेस्ट जो हो चुके हैं 7 टेस्ट, उनमें से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो अगर आप उनको अच्छे से देखा होगा तो निश्चित तौर पे आप इनका आंसर कर पाएंगे। अगर नहीं देखा है तो जाइए, देखिए, पढ़िए, समझिए। पहला क्वेश्चन है कि वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई कब हुई? 1792, 1813, 1734, 84 और 1703। इसका जो राइट आंसर होगा वो 1813। जोनाथन डंकन ने इसकी स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम शिक्षा की जिम्मेदारी कब ली या से पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास 1773, 1793, 1813 और 1833। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1813। एक मिनट, इसमें जो है आपको मैंने 1813 बताया, इसका 1813 नहीं होगा ये। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1792। 1792 में जोनाथन डंकन के द्वारा वाराणसी संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा, क्योंकि 1813 नीचे वाली का आंसर है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम जो जिम्मेदारी ली थी वो 1813 का जो आज्ञापत्र धारा 43 आई थी, उसमें ये बात कही गई थी कि जहाँ जहाँ हम कंपनी शासित हमारे राज्य है वहाँ पर हम जो है खुद की शिक्षा व्यवस्था करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाले के विवरण पत्र द्वारा किसके बीच व्याप्त विवाद को समाधान के रूप में प्रस्तुत किया गया? भारतीय और अंग्रेजों के, पुरातन पदियों और आधुनिकतावादियों के बीच में,
या भारतीय राजाओं और कंपनी या गवर्नर जनरल और उसके परिषद के बीच में। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि प्राच्य और पाश्चात्य विवाद जो था उनकी शिक्षा को लेकर था और धारा 43 में वर्णित जो भी पैसा वहाँ दिया जा रहा था उससे संबंधित था। तो उसको ख़त्म करने के लिए मैकाले को बुलाया गया था और 1834 में उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी उसमें इन दोनों समस्याओं का समाधान उन्होंने कर दिया था। इसके बाद आज का जो टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, अधोमुखी निस्यंदन की परिकल्पना क्या थी? गरीबों में से सबसे गरीब को पढ़ाया जाना चाहिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा संस्कृति का प्रसार करना या कतिपय धनी व्यक्तियों को शिक्षित बनाना ताकि उनका ज्ञान अधोमुखी निस्यंदन कर पाए, और ये इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। हम उनका मानना था कि हमें जो है फिल्ट्रेशन थ्योरी फॉलो करना चाहिए और फिल्ट्रेशन थ्योरी के आधार पर हम जो है क्या करेंगे, हम बच्चों उनको पढ़ाएंगे जो पहले से धनी व्यक्ति हैं, और धनी व्यक्तियों के संपर्क में जो लोग आएंगे वो जो पहले से शिक्षित रहेंगे और उनके संपर्क में जो रहेंगे उन सबको वो आराम से धीरे धीरे छननी के जैसे कि छन्नी छनती है, और उसी के आधार पर वो जो है उनके संपर्क में जितने लोग आते जाएंगे वो सब शिक्षित होते चले जाएंगे। फिल्ट्रेशन थ्योरी उनका मानना था कि हम सबको शिक्षा नहीं दे सकते, एजुकेशन फॉर ऑल का कंसेप्ट फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको पढ़ा सकते हैं जो पहले से उसके लिए सशक्त हैं, उनको हम पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर ये टेस्ट खत्म होता है। इनका आंसर आप लोग जो है कमेंट में करके बताइए। निश्चित तौर पे आपको बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनका आंसर देते हैं तो निश्चित तौर पे आपको क्वेश्चन याद रहेंगे। क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो इसके लास्ट के जो पहले हम प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं उनको याद अच्छे से कवर करिए, जिससे कि वो आपको कवर हो जाए। इनका आंसर आप डिटेल में आंसर करिए, जितना मैंने आपको बताया उतना तो करना ही है। इसके अलावा जो आपने पढ़ा है उसको भी आप कमेंट में करके आंसर करेंगे तो निश्चित तौर पे वो आपको याद रहेगा। जितना आप डिटेल में आंसर करते हैं उतना ही ज़्यादा समय तक आप उसको याद रख पाते हैं। तो चलिए आज के टेस्ट में आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि एक शेयर और एक आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। आपको ऐसे ही मैं लगातार वीडियोस लाता रहूँगा अगर आप मुझे मोटिवेट करते रहेंगे। आपका सब्सक्रिप्शन मुझे हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आप वही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।